हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल क्लब गुरुकुल में। और मेरा नाम है विशाल पटेल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा, जिसका आज लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। तो लेक्चर नंबर 1 को आप अच्छे से जाकर वीडियो में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के बारे में कि भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनका वेग क्या होता है और उसमें करंट कैसे फ्लो करता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत होती है। ये तो बात आप जानते हो कि जो धातु होते हैं, जो मेटल होते हैं, वो ऑलरेडी कंडक्टर होते हैं अर्थात चालक होते हैं। तो चालक वो किस तरह से डिफाइन किए गए हैं कि चालक वो है जिसमें धारा का प्रवाह होता है। अर्थात धारा का प्रवाह कब होगा? जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। किसमें? धातु में। जिसमें फर्स्ट टाइम आप क्या देखें, फर्स्ट पे नंबर 1 पे क्या आता है? चांदी, 2 पे तांबा, फिर सोना, एल्युमिनियम, इस तरीके से। तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, जिसमें से फर्स्ट ये आप जानते हो चांदी होता है। तो कितना लगभग होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया लगभग 10⁻28 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब में होते हैं। छोटा सा मीटर, प्रति मीटर क्यूब का मतलब प्रति मीटर क्यूब में 10⁻28। अब सोचिए कितना ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात समझेंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, मतलब यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नॉर्मली मान लीजिए वायर है इतना और इसको हम ऐसे रखे हुए हैं, तो इसमें कितना प्रति मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10⁻28। परंतु ये क्या होंगे, ये इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा क्योंकि इसको हम बैटरी से नहीं जोड़े हैं, अर्थात कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है उस स्थिति में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के पास ऊष्मीय ऊर्जा होता है। कौन सा ऊर्जा? जो कि रूम टेम्परेचर के हिसाब से, ये बात मान लीजिए कि इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर रहेगा, तो ये टेम्परेचर की वजह से इसमें क्या होगा कि इसमें जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, वो टेम्परेचर पा करके और वो क्या हो जाते हैं, उनको उसमें ऊर्जा मिल जाती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं? मोशन में आ जाते हैं। उसमें ऊर्जा की वजह से क्या आ जाते हैं? मोशन में आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? यह यादृच्छिक गति करते हैं। यादृच्छिक गति का मतलब रैंडम मोशन, मतलब कभी इधर तो कभी इधर। हर इलेक्ट्रॉन अपना अपना मोशन करता है, कोई डायरेक्टली नहीं है कि हम यहाँ से ऐसे फ्लो कर रहा है। करंट के बारे में आप जानते हैं कि करंट कब फ्लो करेगा? जब इलेक्ट्रॉन केवल एक ही दिशा में फ्लो करे। लेकिन यदि हम किसी विद्युत क्षेत्र से इसमें नहीं रखते हैं तो ये क्या होगा? रैंडमली कभी इलेक्ट्रॉन इधर इधर उधर अपना मोशन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इस बात को हमने यहाँ पे लिख दिया है। सेकेंड बात है, थर्ड, गैसों की गतिज ऊर्जा सिद्धांत से। तो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि भाई गैसों का गतिज ऊर्जा सिद्धांत क्या होता है। तो ये जब भी देखा जाता है वो कमरे के तापमान पर देखा जाता है कि भाई ऊष्मीय वेग कितना है। ऊष्मीय वेग जो गैसों के मॉलिक्यूल से होता है उसे हम कंपेयर कर रहे हैं। ये एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, मतलब ये केवल गैसों के लिए है। तो चूंकि जैसे गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मोशन करते रहते हैं कमरे के टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी मोशन करते रहते हैं। और उनका वेलोसिटी कितना होता है, जो वेग होता है वो कितना होता है? लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा 3kT/me। तो यहाँ पे के क्या होता है? बोल्ट्जमैन नियतांक। बोल्ट्जमैन नियतांक का वैल्यू कितना होता है? 1.3 × 10⁻⁻23। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन बदलेंगे 298। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻−31 किलोग्राम। यहाँ पे आप रखेंगे के का मान, टी का मान 298 और me, तो लगभग आ जाएगा कितना? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। मतलब सभी इलेक्ट्रॉन इतने मोशन से ये क्या करते हैं? गति करते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, टॉपिक नंबर 4। यहाँ पर हम देखेंगे क्या लिखा है? माना। अब तो ऑलरेडी जान गए हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? अपने अपने वेग से उसमें क्या करते हैं? मोशन करते रहते हैं। तो हम मान लेते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना उसमें वेग हो जाएगा। u1 वेक्टर, u2 वेक्टर। वेक्टर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमने आपको बताया कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मोशन कहीं इधर हो गया, दूसरे वाले का कहीं इधर हो गया, तीसरे वाले का नीचे हो गया, चौथे वाले का ऊपर हो गया, मतलब किधर भी जा सकते हैं। तो उनका अपना अपना डायरेक्शन होगा, इसलिए हमने सब पे अपना अपना वेक्टर लगाया हुआ है। u1 वेक्टर, u2 वेक्टर, u3 वेक्टर एंड un वेक्टर।
समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हम जानते हैं, ये बात हमको क्लियर है कि विभिन्न दिशाओं में गति के कारण, मान लीजिए कोई ऊपर गया है कोई नीचे गया है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो ऐसा होता है कि विभिन्न दिशाओं में गति के कारण औसत उसमें वेग क्या होता है, शून्य होता है। औसत उसमें वेग शून्य होता है। तो औसत क्या निकलता है, यू एवरेज, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस प्लस सबको जोड़ दिया un, टोटल कितने हैं n। ये टोटल कितना होगा, 0। मतलब रैंडमली मोशन तो करते हैं, उसमें ऊर्जा की वजह से उनको उसमें वेग मिल जाता है, और उसमें वेग की वजह से वो क्या करते हैं, मोशन करते रहते हैं। लेकिन उनका जो एवरेज होता है वेग का, वो कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात, इसलिए चूंकि ये एवरेज 0 है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, उस स्थिति में कोई भी निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉन की गति नहीं होती है। तो चूंकि उस एवरेज इसका क्या है, 0 है, एवरेज 0 होने की वजह से वो निश्चित दिशा में नहीं चल पाते हैं, कोई इधर उधर वो लोग भागते रहते हैं। एक ही दिशा में यदि चलते तो एवरेज 0 नहीं होता। मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा है, दूसरा 6 मीटर से चल रहा है, तीसरा उधर ही 7 मीटर से, तो क्या करते हैं, एक ही दिशा में रहता तो सबको जोड़ देते, तो 0 कभी नहीं आता। लेकिन हमको मालूम है कि वो क्या करते हैं, रैंडमली मोशन करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, तो इसलिए सबका एवरेज क्या होता है, 0 होता है। तो वही बात कर रहा है कि इसका मतलब ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन का कोई भी निश्चित दिशा नहीं होता है। कब तक, जब तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं लगाते। जैसे ही बैटरी जोड़ देंगे तो अब देखेंगे क्या होने वाला है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक देंगे क्वेश्चन, यहाँ पे 7वां टॉपिक है कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में सभी इलेक्ट्रॉन, हमने पढ़ा कि भाई विद्युत क्षेत्र यदि नहीं रहता है तो क्या होता है, रैंडमली मोशन करते हैं। बट अब हम पढ़ रहे हैं कि भाई विद्युत क्षेत्र यदि हम ला दें तो क्या होगा। तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में सभी इलेक्ट्रॉन पर क्षेत्र के विपरीत बल कार्य करता है। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके विपरीत भी इलेक्ट्रॉन मोशन करने लगते हैं। तो ऐसा देखा गया है। तो हमने कहा कि एक चालक मान लीजिए ऐसे है, एक ऐसे चालक है, ठीक है, एक कंडक्टर है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया ऐसे, तो क्या होगा, इस पे मोशन किधर फोर्स लगेगा, इसके विपरीत। तो फोर्स क्या होगा, विपरीत होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि F वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, Q इंटू ई होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन के लिए E इंटू ई हो जाएगा, लेकिन विपरीत दिशा है तो आगे क्या होगा, माइनस। अच्छा, यहाँ पे हम F लिखे हैं। अब हमें मालूम है कि त्वरण यदि हम बात करें तो त्वरण कितना होता है, बल बटा में क्षेत्रफल। इसका यदि हम क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि हम A ले लेते हैं तो यहाँ से त्वरण हमें निकालना है, सॉरी, त्वरण बराबर कितना है, फोर्स अपान में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, F बराबर ma होता है। तो यहाँ से वैल्यू हम निकालेंगे तो F के जगह माइनस ई इंटू ई अब बटा में एम ई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें मिला निष्कर्ष किया था सभी इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित त्वरण होता है। कितना होता है, उतना होता है। तो A बराबर हो जाता है माइनस ई अपान में एम ई, ठीक है। तो इतना मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण होता है, जो सबका होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड होता है, क्योंकि अब तो समान त्वरण से ऐसे चलने लगे, ठीक है। लेकिन त्वरण का मतलब क्या होता है, जैसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण है किसी चीज़ का, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड बाद 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गया। मान लीजिए 5 से चल रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, तो 2 मीटर बढ़ गया, कितना हो जाएगा, 7। उसके बाद से अगले सेकंड में 7 2 9, अगले सेकंड में 9 2 11। ऐसे त्वरण का मतलब यही होता है कि वेग बढ़ता गया। तो यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि अब यह प्रतीत होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन निश्चित त्वरण से गति कर रहा है, जिससे वेग बढ़ रहा है, परंतु ऐसा नहीं होता है। तो ये तो कंफर्म है कि भाई त्वरण है तो वेग बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उसका भी रीज़न लिखा गया है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, पुनः गति प्रारंभ करते हैं और यह निरंतर चलता रहता है, जिससे वेग नहीं बढ़ता है। मतलब क्या समझ में आया आपको, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को त्वरण मिला बढ़ा, तो जैसे ही बढ़ा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया तो वो रेस्ट पे आ गया, फिर रेस्ट पे आया, फिर उसमें ऊर्जा है उसके पास, फिर से मोशन में आएगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, फिर से रेस्ट पे आएगा, फिर उसके बाद से वहाँ से मोशन करेगा, फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या होते हैं, बराबर टकराते रहते हैं,
जाते हैं टकराते हैं, जाते हैं टकराते हैं और फिर से मोशन प्रारंभ करते हैं। इससे क्या होता है कि उनका वेग नहीं बढ़ पाता है, तो एक छोटा सा वेग ही रह जाता है जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अवगमन वेग या अनुगमन वेग या अपवाह वेग। तो इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो देखेंगे अगला टॉपिक है, हमने कहा कि वो टकरा जाते हैं तो उसके पास एक छोटा सा वेग रह जाता है। तो ये टकराव के मध्य इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है, जब टकराव होता है तो उस समय वेग होता है अपना, तो जो वेग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अपवाह या अनुगमन वेग। उसी को हम बोलते हैं अपवाह या अनुगमन वेग, जिसका मान कितना होता है, लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, जिसका कितना 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए रैंडमली चल रहे थे तो कितना वेलोसिटी था, रैंडमली जब चल रहे थे तो 10⁵ मीटर पर सेकेंड था, मतलब लगभग 100 किलोमीटर प्रति सेकेंड कवर करता था ये। हमने कहा कि टकराव के मध्य कितना होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड और नॉर्मली 10⁵ मीटर पर सेकेंड, मतलब बहुत तेज़ रैंडमली मोशन बहुत तेज़ करते थे, एक ही सेकंड में बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दिखा गया कि भाई मोशन क्या होता है, बहुत कम होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमारा अगला टॉपिक होने वाला है वीडी के बारे में, कि वीडी क्या होता है, अपवाह वेग कितना होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रिलेशन है, धारा से क्या रिलेशन है और वोल्टेज से क्या रिलेशन है, जिसको हम देखेंगे अगले टॉपिक में। धन्यवाद।